मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था संज्ञा से अव्यय तक और उसका पहला पार्ट हमने कंप्लीट करा दिया था और आज का ये सेकंड पार्ट है संज्ञा से अव्यय तक। अगर आप लोगों ने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है और उससे पहले की हिंदी की वीडियोज़ नहीं देखी तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज का सेकंड पार्ट है आपका वचन से स्टार्ट होता है। यहाँ से वचन, ठीक है। वचन क्या है, परिभाषा सुनिएगा पहले कि वचन का अभिप्राय संख्या से है। वचन का तात्पर्य किससे है? संख्या से। विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। बात क्लियर हुई। हिंदी में केवल दो वचन हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। मतलब जिस रूप से हमें पता चलता है कि एक चीज़ है, एक पदार्थ है, उसका हमें ज्ञान होता है तो उसे क्या कहते हैं? एक वचन। जैसे बालक, घोड़ा, किताब, मेज आदि, ये हो जाएगा आपका एक वचन। अगला आपका लिखा हुआ है बहुवचन, कि शब्द के जिस रूप से अधिक वस्तुओं या पदार्थों का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे बालकों, मतलब ढेर से ना, एक से ज़्यादा है। घोड़ों, किताबों, मेजों आदि। तो आपने वचन समझ लिया है कि एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। एक वचन में केवल एक चीज़ का बोध होता है और बहुवचन में एक से ज़्यादा चीज़ों का बोध होता है। आगे लिखा हुआ है कि बहुवचन बनाने में प्रयुक्त प्रत्यय, कि बहुवचन बनाने में कौन से प्रत्यय प्रयोग होते हैं। जैसे लिखा हुआ ए, आकारांत पुल्लिंग तद्भव संज्ञाओं में अंतिम आ के स्थान पर ए कर देने से बहुवचन हो जाता है। एक नियम लिखा हुआ है यहाँ पर, पहला नियम ए। जैसे घोड़ा का कर दिया घोड़े तो ये बहुवचन हो जाएगा। मतलब बड़े आ की जो मात्रा थी उसे हटाकर एक ही मात्रा लगाने से बहुवचन हो जाता है। लड़का का लड़के, गधा का गधे। इस प्रकार से इन्होंने पहला समझा दिया रूल। रूल नंबर दूसरा समझाया है कि ऐ, मतलब लिखा हुआ है कि अकारांत एवं आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ऐ जोड़ने पर बहुवचन बन जाते हैं। ये दूसरा नियम हो गया। पुस्तक का हो गया पुस्तकें, बात बातें, ये ऐ लग गया। सड़क सड़कें, लेखिका लेखिकाएं, माता माताएं, गाय गायें, गाय का गायें। तो इस प्रकार से आपका ये सेकेंड रूल बनता है। थर्ड है आपका कि बहुवचन कब बनता है? यहाँ, क्या लगाने से? यहाँ। यहाँ इकारांत ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में जुड़कर उसे बहुवचन बना देता है। जैसे जाति का हो जाएगा जातियाँ, रीति का रीतियाँ, नदी का नदियाँ, लड़की का लड़कियाँ। यहाँ लगा देने से ये शब्द आपका बन जाता है बहुवचन। आगे अगला शब्द आपका है ओ, लिखा ओ का प्रयोग करके भी बहुवचन बनते हैं। जैसे कथा का हो जाएगा कथाओं, माता का माताओं, साधु का साधुओं, बहन का बहनों। तो ये बात क्लियर हुई आपको कि कथा का कथाओं, माता का माताओं, साधु का साधुओं, बहन का बहनों। ठीक है, इस प्रकार से आपका बहुवचन बन जाता है। अगला हम देखेंगे तो अगला लिखा हुआ है कि पांचवा, देखिए, कभी कभी कुछ शब्द भी बहुवचन बनाने के लिए जोड़े जाते हैं। जैसे वृंद तो हो जाएगा मुनिवृंद, जन युवजन, गण कृषक गण, वर्ग छात्र वर्ग, लोग नेता लोग आदि। आगे की वाक्य में वचन संबंधी अनेक अशुद्धियां होती हैं जिनका निराकरण करना आवश्यक है। जैसे अब देखिए, वचन संबंधी अनेक अशुद्धियां भी होती हैं, जैसे समझो, उनका निराकरण करना भी आवश्यकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग होते हैं। जैसे प्राण, मेरे प्राण छटपटाने लगे। अब सुनना आप लोग, याद कर लो इन शब्दों को कि प्राण हमेशा बहुवचन में यूज होता है। दर्शन, मैंने आपके दर्शन कर लिए। दर्शन किसमें होता है? बहुवचन में। आंसू, आंखों से आंसू निकल पड़े, आंसू बहुवचन में। होश, शेर को देखते ही मेरे होश उड़ गए, बहुवचन में होश होगा। बाल, मैंने बाल कटा दिए। हस्ताक्षर, मैंने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए।
तो ये बात आप लोग समझ लीजिएगा यहाँ पर। प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, ये क्या है? ये शब्द हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। किसमें? ये बहुवचन में हमेशा ही प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर बात है? क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है इन्हीं शब्दों से, प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, ये शब्द किस में प्रयोग किए जाते हैं? बहुवचन। आपको कोई एक वाक्य दे देगा, उसमें इसका यूज कर देगा, आपको शुद्ध यहाँ पे कह देगा शुद्ध या अशुद्ध बताने के लिए कह देगा, तो आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं होगी तो इसलिए आप लोग इनको तुरंत लर्न कीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग आगे। कुछ शब्द नित्य एक वचन होते हैं, जैसे एक वचन माल, जनता, सामान, सामग्री, सोना, ये होते हैं एक वचन। जैसे समझो यहाँ पर, माल लूट गया, जनता भूल गई, सामान खो गया, हवा सामग्री जल गई, सोना का भाव कम हो गया। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके एक वचन। अगला आपका लिखा हुआ है तीसरा पॉइंट, देखो कि आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। पिताजी आ रहे हैं, तुलसी श्रेष्ठ कवि थे, आप क्या चाहते हैं। मतलब क्या? आदरणीय व्यक्ति के लिए जो है वो बहुवचन का प्रयोग होता है। आदर जैसे दिया जाता है उसके लिए बहुवचन का प्रयोग कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगला लिखा हुआ है चौथा पॉइंट कि अनेकों शब्द का प्रयोग गलत है। एक का बहुवचन अनेक है, अतः अनेकों का प्रयोग अशुद्ध माना जाता है। सही बात है, अनेकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है कि वहाँ अनेकों लोग थे, ये गलत है। सही क्या हो जाएगा? वहाँ अनेक लोग थे। ये अगला लिखा हुआ है कि बाग में अनेकों वृक्ष थे, तो उसका क्या हो जाएगा? कि बाग में अनेक वृक्ष थे। ये क्लियर हो जाएगा, आप लोग बात को समझ लेना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कि वहाँ अनेक लोग थे, बाग में अनेक वृक्ष थे, ये आपका हो जाएगा शुद्ध वाला। अब अगला आपका है यहाँ पर कारक। क्या लिखा हुआ है? कारक। इसको समझिएगा कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। मतलब क्या है? जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों यानी विशेषता क्रिया से जो संबंध होता है तो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे आपने पढ़ लिया, यहाँ पर है राम ने रावण को बाण से मारा। हम लोग देखते हैं इसके आगे की कहानी को। अब आपके सामने आगे लिखा हुआ है, इसको समझिएगा कि इस वाक्य में राम क्रिया मारा का करता है। मतलब क्रिया कौन सी? मारा। इसका कौन है? राम करता है। रावण इस मारण क्रिया का कर्म है, रावण कर्म है, और बाण से यह क्रिया संपन्न की गई था। बाण क्रिया का साधन होने से करण है। क्या है? करण। अब देखिए आप लोग यहाँ पढ़ेंगे कारक या उसके कारक चिन्ह, पढ़िएगा। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? 8। इन कारकों के नाम एवं उनके कारक चिन्हों का विवरण इस प्रकार है। देखिए विवरण दिया गया आपको है। कर्ता ने, कारक चिन्ह ने, करण से, पहले कर्म को, कर्ता ने कर्म को, या करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से मतलब अलग होने के संबंध में अपादान लिया जाता है। अलग होना किसी चीज़ है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ते अलग होने हैं तो अपादान। संबंध का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। अधिकरण का क्या हो जाएगा? में, पर। और संबोधन का हो जाएगा ए, है, अरे, ओ। तो इस प्रकार से आपका ये कारक और कारक चिन्ह हो जाएंगे। अगला है आपका, इसको देखिएगा, कर्ण और अपादान में अंतर क्या होता है। कर्ण कारक और अपादान में, कर्ण का भी चिन्ह देखिए से या के द्वारा होता है। कर्ण का चिन्ह क्या होता है? से द्वारा, और अपादान का से। लेकिन अंतर क्या होता है? अपादान में कोई चीज़ किसी से अलग होती है। देखो यहाँ पे समझो आप लोग, यहाँ पे देखो स्पष्ट कर देगा यहाँ पर कि कर्ण और अपादान का दोनों कारकों में से चिन्ह का प्रयोग होता है, किंतु इन दोनों में मूलभूत अंतर है। कर्ण क्रिया का साधन या उपकरण है। कर्ता कार्य संपन्न करने के लिए जिस उपकरण या साधन का प्रयोग करता है उसे कर्ण कहते हैं। मैं कलम से लिखता हूँ, मतलब कर्ता कार्य करने के लिए जिस साधन का उपयोग करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ण। कर्ण क्या होता है कि मैंने जैसे लिखा कि मैं कलम लिखता हूँ, तो मेरे पास साधन क्या है? कलम है, साधन। तो क्या हो जाएगा? ये कर्ण कारक हो जाएगा।
यहाँ कलम लिखने का उपकरण है, अतः कलम क्या है, कलम शब्द का प्रयोग कर्ण कारक में हुआ है। ये क्लियर हुआ। अब जैसे अपादान की अगर बात की जाए तो अपादान में अपाय मतलब अलगाव का भाव निहित है। क्या चीज, अपादान अलगाव का भाव। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, अपादान में क्या है, अलगाव का भाव, अलग होने का भाव। पेड़ से पत्ता गिरा, जैसे मतलब समझो यहाँ पर जाएगा कि अपादान कारक पेड़ में है, पत्ते में नहीं। मतलब जो अलग हुआ है उसमें अपादान कारक नहीं माना जाता, अपितु जहाँ से अलग हुआ है उसमें अपादान कारक होता है। मैंने आपको बताया जब कोई चीज़ किसी से अलग हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, अपादान कारक होता है, से अलग होना। और से मतलब जैसे वह किताब से पढ़ता है, मतलब किताब को देख कर पढ़ता है, किताब उसका सहारा है, एक किताब से पढ़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा वहाँ पर। जैसे वह लेखनी से लिखता है, आपने पढ़ा था अभी, तो वो क्या हो जाता है आपका कर्ण कारक, क्योंकि लेखनी का यूज कर रहा है, वो प्रयोग कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है आपका पेड़ से पत्ता जो है वो अलग हो रहा है, दूर हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, अपादान कारक। पेड़ तो अपनी जगह स्थित है, पत्ता अलग हो गया है, अतः ध्रुव वस्तु में अपादान होगा। एक अन्य उदाहरण, वह गांव से चला गया, यहाँ गांव में अपादान कारक है। क्या है, अपादान कारक। क्लियर हो रही होगी बात। आगे लिखा हुआ है कारकों की पहचान। कारकों की पहचान कारक चिन्हों से की जाती है। कोई शब्द किस कारक में प्रयुक्त है यह वाक्य के अर्थ पर भी निर्भर है। सामान्यतः कारक निम्न प्रकार पहचाने जाते हैं। अब समझो उसको कि कारकों की पहचान कारक चिन्हों से की जाती है। कोई शब्द किस कारक में प्रयुक्त होता है यह वाक्य के अर्थ पर भी निर्भर है। सामान्यतः कारक निम्न प्रकार पहचाने जाते हैं। ये आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको सुनिएगा। कर्ता मतलब क्रिया को संपन्न कराने वाला, क्रिया को संपन्न कराने वाला ये कर्ता कारक होता है। कर्म क्या है कि क्रिया से प्रभावित होने वाला होता है कर्म। कर्ण क्या है कि क्रिया का साधन या उपकरण होता है कर्ण। संप्रदान जिससे क्रिया के उद्देश्य या प्रयोजन का बोध हो, जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए या जिससे कुछ प्रदान किया जाए उसे कहते हैं संप्रदान। अपादान जहाँ अलगाव हो वहाँ ध्रुव या स्थिति में अपादान होता है। अलगाव के अलावे कारण, तुलना, भिन्नता, आरंभ, सीखने आदि का बोधक। मतलब अपादान फिर समझिएगा कि जहाँ अलगाव हो वहाँ ध्रुव या स्थिति में अपादान होता है। अलगाव के अलावे कारण, तुलना, भिन्नता, आरंभ, सीखने आदि का बोधक। आगे संबंध जहाँ दो पदों का पारस्परिक संबंध बताया जाए। जहाँ दो पदों का पारस्परिक संबंध बताया जाए वहाँ पे क्या होता है, संबंध कारक। अधिकरण क्या है, जो क्रिया के आधार मतलब स्थान, समय, अवसर आदि का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, अधिकरण। संबोधन क्या है, किसी को पुकार कर संबोधित किया जाए, किसी को पुकार कर क्या किया संबोधित किया जाए, मतलब संबोधन कारक होता है। आगे अगला है कि वाक्य में कारक संबंधी अनेक अशुद्धियाँ होती हैं, इनका निराकरण करके वाक्य को शुद्ध बनाया जाता है। ठीक है, मतलब क्या है कि वाक्य में जो है वो कारक संबंधी भी अनेक अशुद्धियाँ होती हैं, जिनका निराकरण करके हम क्या कहते हैं, अनेक अशुद्धियाँ होती हैं, उनका निराकरण करके हम उन्हें क्या कहते हैं, शुद्ध बना देते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है, इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करना आप लोग। जैसे लिखा हुआ है कि तेरे को कहाँ जाना है। तेरे को मतलब क्या है, ये गलत चीज़ है ना, वाक्य क्या है, तुझे कहाँ जाना है। वह घोड़े के ऊपर बैठा है, वह घोड़े पर बैठा है, के ऊपर नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, रोगी से दाल खाई गई, रोगी से दाल नहीं, रोगी के द्वारा दाल खाई गई। ये कारक शुद्धि मतलब कारक वाली अशुद्धियाँ हैं ये। मैं कलम के साथ लिखता हूँ, नहीं मैं कलम से लिखता हूँ। क्लियर है, अभी आपने पढ़ा था मैं लेखनी से लिखता हूँ, सहायता कर रहा है ना उसमें, लेखनी से लिखता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो आगे आप लोग देखो, ये वाले वाक्य आपके सामने लिखे हुए हैं कि अशुद्ध लिखा हुआ है कि मुझे कहा गया था, तो हो जाएगा मुझसे कहा गया था, ये शुद्ध हो जाएगा। लड़का मिठाई को रोता है, तो हो जाएगा लड़का मिठाई के लिए रोता है। ठीक है, खुद पढ़ो आप लोग, लग जाएगा आपको कि लिखा हुआ है कि लड़का मिठाई को रोता है, नहीं मिठाई के लिए रोता है। इस किताब के अंदर बहुत कुछ है, या इस किताब में बहुत कुछ है, ये हो जाएगा। मैंने आज पटना जाना है, नहीं मुझे आज पटना जाना है, ये सही होगा। तेरे को मेरे से क्या लेना, नहीं तुझे मुझसे क्या लेना देना, ये होगा सही बात। उसे कह दो कि भाग जाए, नहीं
उससे कह दो कि भाग जाए। सीता से जाकर के कह देना, तो हो जाएगा सीता से जाकर कह देना। क्या हो जाएगा आपका? सीता से जाकर कह देना। सीता से जाकर के कह देना, ये नहीं, सीता से जाकर कह देना। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तो हो जाएगा तुमसे। क्या हो जाएगा? तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा तुम्हारे से। अगला है कि मैं पत्र लिखने को बैठा। मैं पत्र लिखने को बैठा हो जाएगा आपका मैं पत्र लिखने के लिए बैठा। मैंने राम को यह बात कह दी थी, तो मैंने राम से यह बात कह दी थी, ये हो जाएगा मैंने राम से, राम को नहीं, राम से। इन दोनों घरों में एक दीवार है, तो हो जाएगा इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है। तो ये वाला तो आपका गलत, ये वाले आपके सही। तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को दोबारा फिर से एक बार देखिएगा, इन चीज़ों का थोड़ा सा मनन कीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो सकें। आज आप लोगों को कारक और आपको यहाँ पर आप लोगों को कारक और वचन वाली चीज़ें पढ़ा दी हैं। अब अगला आपका टॉपिक लिखा हुआ है सर्वनाम। इस सर्वनाम के टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे अगले पार्ट 3 में। तो हमारा ये चल रहा था आपका संज्ञा से अव्यय तक, ठीक है। तो हमने संज्ञा को पढ़ा है, कारक, वचन, इनको भी पढ़ लिया है हमने यहाँ तक। अब हमारी बारी आती है सर्वनाम पर। किसके बारे में? सर्वनाम पर। इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।